चलिए आज से एक नया अपन टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन। ठीक, सबसे पहले तो ये समझो होता क्या है ये, किसे कहेंगे अपन सेल डिवीजन। मैंने पहले भी आपको बताया, जो पिछली क्लास से आपको मैंने पढ़ाई है, कि ज़्यादा से ज़्यादा यदि आपको बायोलॉजी समझ में आनी चाहिए, ठीक है ना। समझ में कैसे है कि जब आप इंग्लिश में जो टर्म्स रहते हो इंग्लिश में यदि आप करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। क्योंकि हिंदी में क्या होता है, कन्फ्यूजन बहुत होता है बायोलॉजी में, हिंदी कुछ भी आ जाता है, ठीक है। इंग्लिश वही का वही रहेगा, आपको दिक्कत नहीं आएगी वहाँ पर, वरना एग्जाम में फिर आप हो जाए। जैसे यहाँ पर क्या लिखा हिंदी में, कोशिका विभाजन। अब इसका हिंदी क्या होता है, कोसा विभाजन भी इसको बोलते हैं अपन। क्या बोलते हैं, कोसा विभाजन भी इसे कहा जाता है। फिर आप बोलोगे सर आपने कोशिका विभाजन बोला था, वहाँ कोसा विभाजन आ गया, बात एक ही है। इसलिए इंग्लिश में याद रखना सेल डिवीजन। देखो नाम देखो क्या है, कोशिका विभाजन। विभाजन का मतलब क्या होना, बटना। विभाजन का मतलब क्या होता है, सामान्य से शब्दों में अगर हम बात करें कि विभाजन किसको रिप्रेजेंट करता है, इसका मीनिंग क्या होता है, अर्थ क्या होता है, सिंपल है, बांटना। कोई चीज बट रही है, ठीक है ना, वही विभाजन होता है। तो कोशिकाएं बट रही है, यहाँ पर क्या हो रही है, कोशिकाएं बट रही, कोशिकाएं विभाजित होती है। यहाँ पर क्या होती है, विभाजित होती है। ठीक, चलो तो कोशिका विभाजन यदि आपसे कोई पूछता है कि सेल डिवीजन होता क्या है, तो ये वो प्रोसेस होती है जिसमें क्या होती है, एक जो सेल होती है, जो एक कोशिका होती है, वह और ज्यादा नंबर ऑफ कोशिका में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए ये एक सेल है मान लो, ठीक। तो जब ये डिवाइड होगी तो इससे दो नई सेल आपकी अलग बन जाएगी। दो भी बन सकती है, चार भी बन सकती है, कितनी, दो भी बन सकती है और चार भी बन सकती है, ठीक है। ये प्रोसेस होती रहती है। तो इस पूरी प्रोसेस को अपन बोलेंगे सेल डिवीजन, की जो एक कोशिका थी, इस कोशिका से ही नई कोशिकाएं बनने लग जाएगी, ये होता है सेल डिवीजन। तो जिससे बनती है, ठीक है ना, उसको मदर सेल बोलते हैं। मतलब जो डिवाइड होती है सेल वो होती है मदर सेल, ठीक। और जो सेल बनी है, ठीक है ना, उनको बोलते हैं डॉटर सेल। क्या कहा जाता है इनको, डॉटर सेल कहा जाता है। बेसिक बेसिक सी चीजें हैं समझने वाली, ठीक। चलो यदि आपसे पूछा जाए कि सेल डिवीजन के बारे में सबसे पहले स्टडी किसने करी, किसने बताया, तो प्रीवोस्ट और डुमास ने, ठीक है। किसने बताया, प्रीवोस्ट और डुमास ने। जनरली यहाँ से क्वेश्चन आता नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन तो सिर्फ सेल से अगर क्वेश्चन पूछता है, सेल के बारे में डिस्कवरी से सबसे पहला क्वेश्चन उसके दिमाग में वही आता है, सेल को किसने डिस्कवर किया, कब किया, ठीक है, कहाँ किया था, वो सारी चीजें आती हैं। सेल डिवीजन से यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता कि इसको किसने डिस्कवर किया, ये नहीं। लेकिन फिर भी अगर याद रखना चाहो तो याद रख लेना, प्रीवोस्ट और डुमास ने इसको डिस्कवर किया था, ठीक है। देखो सेल डिवीजन के पूरी जो प्रोसेस होती है उसको अपन सेल साइकिल बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, सेल साइकिल। डायग्राम आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ये देखो, ये सेल साइकिल का पूरा डायग्राम है, ठीक है। जनरली जो सेल डिवाइड होती है, ठीक है, उसके दो स्टेप होते हैं। कितने स्टेप होते हैं, दो। एक होता है इंटरफेस और एक होता है एम अवस्था। कौन सी, एम अवस्था, ठीक है। तो इसको मैं आपको समझाऊंगा, तो इसको अपन डायग्राम से समझ लेंगे। देखो यहां पर लेते हैं अपन, देखो मान लो कि सर्कल है पूरा, साइकिल समझ लो इसको, ठीक है। तो सबसे बड़ी इसमें जो स्टेज होती है वो कौन सी होती है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी इंटरफेस। कौन सी होती है, ये पूरी कौन सी होती है, इंटरफेस। इस पूरी इसको अपन बोलेंगे इंटरफेस। इंटरफेस की फिर अलग अलग यहाँ पर स्टेज आपको देखने को मिल जाएगी। कौन कौन सी, ये देखो, अलग अलग रहती है, ठीक है। उसमें होती है G1 S और
G2। और इस पूरी इसको अपन बोलते हैं इंटरफेस। क्या बोला जाता है? इंटरफेस। कोशिका विभाजन की सबसे बड़ी अवस्था होती है इंटरफेस। कौन सी अवस्था? जो इंटरफेस अवस्था होती है वह कोशिका विभाजन की सबसे बड़ी अवस्था होती है। मान लो कोई सेल है, जैसे ये एक सेल है, ये अपनी एक सेल है, ठीक है ना। तो इसके डिवीजन में कितना समय लग रहा है? फॉर एग्जांपल के लिए जैसे मान लो एक दिन लग रहा है, मतलब 24 घंटे लग रहे हैं। कितने लग रहे हैं? 24 घंटे लग रहे हैं इसके डिवीजन में। तो अकेले 20 से 22 घंटे किस में लग जाएंगे? इंटरफेज में लग जाएंगे। अकेले 20 से 22 घंटे किस में लग जाएंगे? इंटरफेज में लग जाएंगे। इसलिए इसको बोला जाती है सबसे बड़ी अवस्था होती है। सबसे ज्यादा समय इंटरफेज में ही लेती है सेल डिवीजन के लिए, ठीक है। उसके बाद दूसरी होती है एम फेज। कौन सी फेज होती है? एम फेज। एम फेज में फिर अलग अलग स्टेज आती है। प्रोफेज आता है, मेटाफेज आता है, एनाफेज आता है, टीलोफेज। 4 स्टेज में फिर डिवीजन होता है। और पूरी इन 2 अवस्थाओं इंटरफेज और एम फेज को मिलकर पूरा सेल डिवीजन कंप्लीट होता है। इस चीज को याद रखना। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि जो इंटरफेज होता है वह कोशिका विभाजन की सबसे बड़ी अवस्था होती है, ठीक है। देखो, एक तो सबसे पहले आपको समझना है, देखो यहाँ पर भी लिखा हुआ है, ये जो साइकिल आपको दिख रहा है ना, यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक। हाँ, कोशिका चक्र 2 चरणों में पूर्ण होता है, इंटरफेज और एम अवस्था जिसको विभाजित अवस्था। यहाँ पर डिवीजन होता है सेल का, वहाँ अपने को तैयार करती है, यहाँ पर इसका डिवीजन फिर होने लग जाता है, ठीक है। होगा क्या ये सब पता चल जाएगा आपको कि इंटरफेज में होगा क्या, डिटेल में पढ़ने वाले इस चीजों को। तो अपन देखो इंटरफेस, ठीक है। जनरली अगर आप बात को ध्यान रखो तो इंटरफेस, इसमें टाइम क्यों ले रही कोशिका? टाइम इसलिए रहती है क्योंकि उसका रेस्टिंग पीरियड होता है किसी भी सेल का। वो अपने आप को तैयार करती है, रेस्ट करती है अभी थोड़ी देर के लिए। जैसे उसको डिवाइड होना है तो क्या करती है? वो थोड़ा रेस्ट करती है, ठीक है। इसलिए इसको विश्राम अवस्था भी बोला जाता है, याद रखना। दूसरा, यहाँ पर कोई विभाजन नहीं होता है, यहाँ पर सेल डिवाइड नहीं होती। सेल डिवाइड कहाँ पर होगी? एम फेज में डिवाइड होगी। इंटरफेज में इसका डिवीजन नहीं होता है, इंटरफेज में होता ही नहीं है, एम फेज में होगा, इसलिए उसको विभाजित अवस्था बोलते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे? यहाँ पर रेस्ट कर रही है तो विश्राम अवस्था, ठीक है, या विराम अवस्था, या फिर इसको अपन बोल देते हैं अविभाजित अवस्था। अविभाजित अवस्था मतलब यहाँ पर डिवीजन नहीं हो रहा, सिर्फ अपने आप के लिए वो रेस्टिंग पीरियड में सेल, ठीक है ना। सिर्फ वो एक्टिव होती खुद को कि आगे जाकर मुझे डिवाइड होना है, ठीक है ना। 2 या 4 सेल बनानी है तो भी थोड़ा रेस्ट कर लो और एक्टिव होती रहती। इस चीज को याद रखना, इंटरफेस। अब इंटरफेस के अंदर भी 3 प्रोसेस होती है, 3 अवस्थाएं होती है इसकी भी। जो इंटरफेज है यहाँ पर भी 3 सब फेजेस होती है, जिसमें सबसे पहले G1, फिर S और G2। ये सीक्वेंस याद रखना है, सीक्वेंस कई बार पूछा गया है। G1 अवस्था, S अवस्था और G2 अवस्था। अब G1 अवस्था में होता क्या है? देखो ये चीज आपको समझ में कब आएगी? जैसे मान लो सॉरी, देखो इस चीज को समझना। ये मेरे पास सेल है, ठीक है। अब सेल डिवीजन जनरली अभी बता रहा हूं 2 प्रकार का होता है, माइटोसिस और मियोसिस होता है। क्या होता है? माइटोसिस और मियोसिस होता है। अब ये सेल से क्या होता है? 2 सेल बनती है माइटोसिस में। कितने सेल बन जाती है? 2 सेल बन जाती है। और वहीं अगर मैं किसकी बात करूं, मियोसिस की, तो कितनी बनती है? इससे 4 अलग अलग सेल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। कितनी सेल बन जाती है? 4 सेल बनती है। और 2 प्रकार से डिवीजन होता है। एक मोटा मोटा भी देख लो, डिटेल में पढ़ने वाले इसके बारे में। तो यहाँ पर 2 सेल बनती है, यहाँ पर 4 सेल बनती है। यहाँ पर 2n बराबर 14 समझ लो। कितने समझ लो? 14। तो यहाँ पर कितने रहेंगे? उतने ही रहेंगे। यहाँ पर भी 14 रहेंगे, यहाँ पर भी 14 रहेंगे। अब ये कैसे हो गया भाई? यहाँ पर 14 थे तो यहाँ पर 14 और 14 कैसे आ गए? जो 2 बनी है ना, 7-7 आने थे, 14-14 कैसे आ गए? और यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर यदि 2n बराबर 14 है तो इन सब में कितने होंगे? 7-7-7। ये होता है बस इसमें अंतर। तो यहाँ पर जनरली होने चाहिए थे कितने? 7, लेकिन आ गए 14। ये कैसे होता है? ये इसलिए ऐसा होता है, देखो समझो। यदि मैं हूं, क्या हूं? मैं हूं, ठीक है, अपन है साहब। अब मुझे क्या करना है? किसी को क्या करना है? 100 रुपए देने हैं। कितने रुपए देने हैं? 100 रुपए देने हैं। मेरा एक दोस्त है, ये अपना एक दोस्त है, उसने मुझसे कितने मांगे हैं? 100 रुपये मुझे उसको देना है उधार,
ठीक है, तो 100 रुपये मेरे पास होने चाहिए। कितने रुपए होने चाहिए? 100 रुपये होने चाहिए, क्योंकि उसको 100 रुपये देना, उसने 100 रुपये, तो मेरे पास भी होना चाहिए पहले 100 रुपये। ठीक है, तो मैं पहले खुद व्यवस्था करूंगा 100 रुपये। अगर मेरे पास 100 रुपये है तो ठीक, तो क्या करता हूँ, मेरे 100 रुपये इसको देना है मुझे, तो पूरे 100 रुपये दूंगा इसको, मैं दूंगा ना, क्या करूंगा, पूरे 100 रुपये दे दूंगा। ठीक है, नहीं है तो करना पड़ेगी व्यवस्था, और अगर है तो दे दूंगा मैं। क्लियर हुआ? चलो इस चीज को समझना। मान लो मेरे पास क्या होते हैं, यहाँ पर 50 ही होते हैं, और इसको मुझे कितने देना है, 100 रुपये देना है। मेरे पास 50 रुपये हैं, इसने मुझसे 100 रुपये लेना है। ठीक है, तो मुझे खुद को पहले 100 रुपये करना पड़ेंगे, मुझे खुद को डबल होना पड़ेगा, तब जाके मैं इसको बराबर क्वांटिटी में दे सकूंगा। वही प्रोसेस यहाँ पर भी होती है। भाई इनको 14 देना है, तो मुझे कितना होना पड़ेगा, यहाँ पर 28 होना पड़ेगा। 2n बराबर 28। अगर मैं 28 हो तब जाकर 14 इसको मिलेंगे और 14 इसको मिल पाएंगे। समझ में आया ना? तो क्या करता है इंटरफेस में, यही होता है। इंटरफेस में यही सारी चीजें होती है कि अपने आप को सेल डबल करती है। सारी चीजें कौन कौन सी अवस्थाओं में, जीवन अवस्था में, एस अवस्था में और G2 अवस्था में। अब हर प्रोसेस में अलग अलग होता है। ठीक है, देखो तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं इंटरफेस की पहली अवस्था, जीवन अवस्था। ठीक है ना, जीवन, इसे गैप फर्स्ट कहते हैं। क्या कहते हैं अपन इसको? गैप फर्स्ट कहते हैं, गैप फर्स्ट। अब इसमें होता क्या है, जो जीवन अवस्था होती है, याद रखना क्वेश्चन कई बार पूछा गया, जो गैप फर्स्ट होता है इसमें, इस अवस्था में क्या होगा, आरएनए बनेगा और प्रोटीन बनेगी। इस पर से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि आरएनए और प्रोटीन किस अवस्था में बनता है, तो जीवन अवस्था में आरएनए बनता है और प्रोटीन बनते हैं, साथ में राइबोसोम और ये भी सब बनते हैं। ठीक है ना, जीवन अवस्था में ये सारी प्रोसेस आपको देखने को मिलेगी। दूसरी अवस्था होती है एस अवस्था, इस पर से भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया आपको। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, जो डीएनए होता है, ठीक है ना, उसका रेप्लिकेशन होता है। रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन को ही डुप्लीकेशन भी कहा जाता है। रेप्लिकेशन या फिर डुप्लीकेशन होता है। क्या होता है, रेप्लिकेशन होता है डीएनए का या फिर डुप्लीकेशन होता है। मतलब क्या होता है इसका डुप्लीकेशन का, वो अपनी एक डुप्लीकेट कॉपी बनाता है। क्या करता है, डुप्लीकेट कॉपी बना लेता है। ठीक है ना, जो डीएनए होता है वो अपना डुप्लीकेशन करता है, डुप्लीकेट कॉपी बनाता है। याद रखना रेप्लिकेशन और डुप्लीकेशन अलग अलग नहीं है, बस कॉपी बना लेना। क्या कर लेना, कॉपी कर लेना। ठीक है ना, क्रोमोसोम नंबर बढ़ जाते हैं। ठीक है ना, इस चीज को याद रख लेना। दूसरा होता है G2 अवस्था। इसमें क्या होता है, इसे गैप सेकंड कहते हैं। ये क्या होता है आपका, गैप सेकंड होता है। इस पर से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें होता क्या है, इसमें जो सेल होती है उनकी क्वांटिटी बढ़ती है, नंबर ऑफ सेल यहाँ पर आपकी बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी, नंबर ऑफ सेल बढ़ेगी। जैसे मैंने आपको बताया था ना, जैसे मान लो कितना है, 2n बराबर 14 है, 14 जाना चाहिए तो 28 करना पड़ेगा खुद को। क्लियर हुआ ना? चलो, तो G2 अवस्था में होता क्या है, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं। नंबर ऑफ सेल्स, कोशिकाओं की वृद्धि होती है। यहाँ पर एक सेल है तो 2 हो जाएगी, 2 है तो 4 हो जाएगी। ठीक है ना, और स्वयं की क्या करती है, वृद्धि और विकास करती है, डेवलपमेंट होता है। सिंपल से बात करना। अब यहाँ पर ये नहीं है, जैसे मैंने बोला 1 2 4 6, ये तो एम फेज में हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, जैसे छोटी सेल थी अभी, तो क्या हो जाएगा, उसका साइज बढ़ेगा, फिर और बढ़ जाएगा, फिर और बढ़ जाएगा। इस प्रकार से डेवलपमेंट होता है, उसकी ग्रोथ होती है। डिवाइड नहीं होगी अभी, सिर्फ उसका साइज और ये बढ़ेगा। ठीक है ना, यहाँ पर चलो, तो 3 अवस्थाएं होती है जिन पर से क्वेश्चन कई बार आपको पूछा गया। तीनों का याद रखना, बस एक एक लाइन याद रखना, इनमें ज्यादा तो आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। कितना किसमें समय लगता है और किसमें क्या प्रोसेस होती है। सबसे पहले जीवन अवस्था, क्या क्या होता है, आरएनए बनेगा, प्रोटीन बनेगा, एक बात हो गई, राइबोसोम और ये बन जाएंगे। ठीक है, दूसरा आता है आपका एस अवस्था, क्या होगा, डीएनए बनेगा, उसका डुप्लीकेशन होगा। क्या होगा, डुप्लीकेशन या फिर रेप्लिकेशन होगा। जो डीएनए था पुराना, उससे एक नया डीएनए बन जाएगा, तैयार हो जाएगा। तो 2 डीएनए हो गए अपने पास, पहले एक था, अब उसकी एक और कॉपी हो गई, मतलब 2 हो गई। इसी को डुप्लीकेशन बोलते हैं, रेप्लिकेशन कहते हैं अपन। ठीक है, जीवन अवस्था में जिसको गैप फर्स्ट कहते हैं, कितना समय, 30 से 40 से 50% समय लगता है। कितना, 40 से 50% समय लगता है पूरे सेल साइकिल का। उसके बाद जो एस अवस्था होती है, इसमें 30 से 40% डीएनए डुप्लीकेशन होने में। और G2 अवस्था,
इसमें सबसे कम समय लगता है, 10 से 20% समय ही लगता है, क्यों? कोशिका कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपना साइज बढ़ाना है और कुछ नहीं करना है। कंफ्यूज मत होना है यहाँ पर बार बार, जो बताया बस उसको याद रखना। अब आती है वो अवस्था, ये इंटरफेस के बारे में पढ़ा। अब आती है एम अवस्था या फिर विभाजित अवस्था। यहाँ पर होता भी है सेल डिवीजन, सही मायने में देखे वास्तविक अवस्था में। यहाँ वहाँ पर सिर्फ सेल ने अपने आप को तैयार किया, उसने अपना डीएनए बनाकर रख लिया, उसने अपने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बढ़ाकर रख लिए, उसने अपना साइज बनाकर रख लिया बढ़िया तरीके से, आरएनए उसने बना लिया, प्रोटीन उसने बना लिया, राइबोसोम और ये बनाकर रख लिया है। अब उसको करना क्या है? बस बांटना है, इनको क्या करना है? बांटना है। तो इसमें होता है सेल का डिवीजन। क्या होगा इसमें? एक कोशिका के विभाजन से 2 कोशिकाएं या फिर 4 कोशिकाएं बनेगी। अलग अलग 2 प्रकार का होता है जनरली, ठीक है ना। एक होता है माइटोसिस और एक होता है मियोसिस। इस चीज को भी आप लोग याद रखना, ठीक है। चलो, अब इसके 2 भाग होते हैं। जो कोशिका विभाजन होता है जनरली 2 अवस्थाओं में होता है। एक तो होता है कैरियोकाइनेसिस और एक होता है साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस या फिर साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है? कैरियो जो शब्द होता है वह किसको रिप्रेजेंट करता है? न्यूक्लियस को, केंद्रक को। कैरियो केंद्रक, क्या आ रहा है ना, तो केंद्रक। और साइटो मतलब सेल, मैंने आपको पहले बताया है, ठीक है ना। चलो, तो कैरियोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है? यहाँ पर केंद्रक या फिर न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, केंद्रक का विभाजन होता है। एक केंद्रक से 2 केंद्रक बन जाएंगे, ठीक है। दूसरा होता है साइटोकाइनेसिस, यहाँ पर साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। क्या होगा? साइटोप्लाज्म का डिवीजन भी बहुत जरूरी है। अरे कोई सेल है भाई, सेल की बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है? अपन ने पहले ही पढ़ रखा है। जो सेल होता है, कोई भी सेल है, उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है? उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए? किसी भी सेल में न्यूक्लियस होना चाहिए उसका, तो कैरियोकाइनेसिस से हो जाएगा न्यूक्लियस। और साइटोप्लाज्म भी चाहिए उसको खुद का। क्या होना चाहिए? साइटोप्लाज्म, क्योंकि साइटोप्लाज्म के अंदर क्या रहेंगे? सारे ऑर्गन्स रहेंगे, तब जाके वो कंप्लीट सेल रहेगा। अगर ये दोनों चीजें हैं उसके अंदर, तब जाके अपन उसको कंप्लीट सेल कहेंगे, वरना ऐसे नहीं बोलेंगे उसको, ठीक है। तो जो न्यूक्लियस है वो जो साइटोप्लाज्म है, ठीक है ना। तो क्या होता है? जो कैरियोकाइनेसिस होता है, कैरियोकाइनेसिस, ठीक है, और ये होता है साइटोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस मतलब केंद्रक का विभाजन, साइटोकाइनेसिस मतलब साइटोप्लाज्म का विभाजन, ठीक है। तो एक केंद्रक से क्या हो जाएंगे? 2 केंद्रक बन जाएंगे, साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाएगा और एक नई सेल बन जाएगी। क्लियर हुआ? इस चीज को भी याद रखना। कैसे होता है सब समझ में आ जाएगा जब डिटेल में पढ़ेंगे अपन तब। देखो, तो जो कैरियोकाइनेसिस होता है मतलब केंद्रक का विभाजन हो रहा है। एक केंद्रक रहेगा, उससे 2 केंद्रक बन जाएंगे। बनेंगे? बिल्कुल बनेंगे, ऐसा ही होता है। अब ये कैसे बनेगा? 4 स्टेज होती है इसके भी, 4 प्रोसेस होती है इसमें भी, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। जो कैरियोकाइनेसिस होता है वह 4 प्रोसेस में होता है या 4 स्टेज में होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। अब ये सीक्वेंस याद रखना, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। याद करने की ट्रिक बताऊं कैसे याद करोगे इसको? कंफ्यूज हो जाएगा वरना। पीएटी याद है ना आपको? पीएटी, इसी की तैयारी कर रहे हैं ना आप लोग, तो ये याद, पीएटी और पी के बाद बस एम लगा देना, ऐसे याद कर लेना। ये लो, कुछ नहीं करना अपने को, बस लॉजिक। पीएटी अपन तैयारी कर ही रहे ना, पी के बाद बस एम लगा लेना, ठीक है। चलो, तो पी से प्रोफेज, एम से मेटाफेज, ए से एनाफेज, टी से टीलोफेज। तो कैरियोकाइनेसिस 4 अवस्थाओं में होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। याद रख लेना। कैसे याद रखोगे? बता दिया, पीएटी और पी के बाद एम लगा लो, बस। रटने की जरूरत ही नहीं है इसको, खूब रटते जाते नहीं तो। दूसरा होता है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस मतलब साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा। अब ये होता है अलग अलग प्रकार से। जो साइटोकाइनेसिस होता है, ठीक है, ये 2 प्रकार से होता है। एनिमल सेल में अलग होता है, प्लांट सेल में अलग होता है। कैसे होता है अपन अभी आगे कर लेंगे इसका, ठीक है। देखो, जो प्लांट सेल होती है ना, उसमें सेल प्लेट मेथड से होता है साइटोकाइनेसिस। जो एनिमल सेल होती है उसमें रिज एंड फरो मेथड से होता है, ठीक है ना। चलो, इसको भी अपन देख लेंगे। ये लिखा है, हाँ, ये देखो, सेल प्लेट विधि से होता है और इसे फरो मेथड से होता है एनिमल सेल में। आगे बता दूंगा कैसे क्या होता है, समझ में आ जाएगा आप लोगों को। अब स्टार्ट करते हैं अपन कोशिका विभाजन के प्रकार।
देखो अलग अलग प्रकार का कोशिका विभाजन होता है। पहला होता है माइटोसिस, इसी को माइटोटिक, इसी को सोमेटिक डिवीजन कहते हैं। क्यों कहते हैं, कारण है इसका। जो माइटोसिस होता है या माइटोटिक होता है, इसको सोमेटिक डिवीजन क्यों कहा जाता है, क्योंकि सोमेटिक सेल में होता है। सोमेटिक सेल मतलब किसको बोलते हैं, सोमेटिक सेल। कोई सा भी प्लांट होता है, कोई सा भी प्लांट है अपने पास, उसमें दो प्रकार की आपको सेल देखने को मिलेगी। ये अपने पास प्लांट है, क्या अपने पास ये प्लांट है, ठीक है। देखो तो ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये इसका स्टेम हो गया, लीफ हो गई इसकी, ठीक है ना। तो ये होती है सोमेटिक सेल। यहाँ पर जो सेल रहेगी उसको बोलेंगे अपन सोमेटिक सेल। और जो इसका फ्लावर होता है, क्या होता है, फ्लावर होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी जो सेल होती है इसके अंदर, उनको बोलता है रिप्रोडक्टिव सेल। क्या बोला जाता है उनको, रिप्रोडक्टिव सेल, ठीक है ना। तो रिप्रोडक्टिव सेल में भी डिवीजन होगा और सोमेटिक सेल में भी डिवीजन होगा, बिल्कुल होगा ना। जैसे आपने एक प्लांट अपने बीज लगाया तो बीज का जर्मिनेशन होता है, तो पहले छोटा रहता है पौधा, पहले क्या होता है, प्लांट इतना बड़ा, फिर इतना बड़ा हुआ, फिर इतना बड़ा हुआ, फिर इतना बड़ा हुआ, फिर इतना बड़ा हुआ। ये कैसे हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, नंबर ऑफ सेल से बढ़ रही है, यहाँ पर सेल डिवाइड हो रही है, सेल डिवीजन हो रहा है, तो उसकी ग्रोथ हो रही है, उसका डेवलपमेंट हो रहा है प्लांट का, ठीक है ना। जैसे हाइट बढ़ रही है, यहाँ पर नंबर ऑफ ब्रांचेस बढ़ जाएगी यहाँ पर, ठीक है ना। आई बात समझ में। तो ये क्या है, ये सोमेटिक सेल है। कौन सी सेल है, सोमेटिक सेल है। मतलब जो वेजिटेटिव ग्रोथ हो रही है वो किसके कारण हो रही है, सोमेटिक सेल में जो डिवीजन हो रहा है उसके कारण पौधा लंबाई में, ऊंचाई में, ठीक है ना, मोटाई में, इनमें बढ़ रहा है। सोमेटिक सेल में डिवीजन हो रहा है, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रही है वहां पर, ठीक है। लेकिन अब इसी पौधे के अंदर आपने देखा होगा फल आते हैं, फूल आते हैं, क्या आता है, फल आता है, फूल आता है, आते हैं ना, फूल आएगा फिर फल लगेगा। वो कैसे हो रहा है, वो रिप्रोडक्टिव सेल में डिवीजन हो रहा है, उससे कारण हो रहा है। किसी कारण होता है, रिप्रोडक्टिव सेल होती है वहां पर, और उस रिप्रोडक्टिव सेल में डिवीजन होता है, जिससे कारण फिर वो प्रोसेस आगे जाकर होती है। क्लियर हुआ, ठीक। तो सोमेटिक सेल है, तो इस सेल में जो डिवीजन होगा उसको अपन सोमेटिक डिवीजन बोलेंगे, उसी को अपन माइटोसिस बोलेंगे, उसी को अपन माइटोटिक बोलेंगे। और यहाँ पर जो रिप्रोडक्टिव सेल में होगा उसको मियोसिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, मियोसिस बोलेंगे। चलो देखो, दूसरा होता है अर्धसूत्रीय न्यूनकारी या लैंगिक विभाजन, मियोसिस। इसी को मियोटिक, इसी को रिडक्शन या सेक्सुअल डिवीजन कहते हैं। क्या कहते हैं, सेक्सुअल डिवीजन कहते हैं। जो मैंने आपको बताया कहां पर होगा, रिप्रोडक्टिव सेल में होता है। कहां पर होता है, रिप्रोडक्टिव सेल में होता है। दूसरा होता है स्वतंत्र कोशिका निर्माण, फ्री सेल फॉर्मेशन। कौन सा होता है, फ्री सेल फॉर्मेशन होता है। एक होता है बडिंग, मुकुलन। अगला होता है एमाइटोसिस, असूत्री विभाजन। सबके बारे में अपन देखेंगे। इनमें से मेन है आपके लिए दो, एक होता है माइटोसिस और एक होता है मियोसिस। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है कि भाई माइटोसिस में क्या होता है, मियोसिस में क्या होता है, ठीक। सबसे पहले अपन देखते हैं माइटोसिस के बारे में कि माइटोसिस होता क्या है। हिंदी में तो समसूत्री विभाजन, ठीक है। इंग्लिश में माइटोसिस कहा जाता है इसको, इसे ही माइटोटिक भी कहा जाता है, माइटोटिक। इसी को सोमेटिक डिवीजन भी कहा जाता है, सोमेटिक डिवीजन। अब क्यों कहा जाता है मैंने पहले बता दिया आपको, ठीक है ना। क्यों कहा जाता है इसको, क्योंकि सोमेटिक सेल में होता है। अब सोमेटिक सेल क्या होती है वो मैंने आपको बता दिया है उधर। प्लांट से, प्लांट के जो भी वेजिटेटिव पार्ट होता है उसमें जो भी सेल है वो सारी सोमेटिक सेल है। कौन सी सेल है, सारी सोमेटिक सेल है। और उनमें जो डिवीजन होगा उसी को सोमेटिक डिवीजन अपन बोलेंगे, उसी को माइटोटिक डिवीजन बोलेंगे, उसी को माइटोसिस डिवीजन बोलेंगे अपन। हिंदी में समसूत्री विभाजन, याद रखना। और हर बार अलग अलग पूछा गया, अलग अलग नाम से, कंफ्यूज मत होना। समसूत्री विभाजन की खोज फ्लेमिंग ने करी है। किसने करी है, फ्लेमिंग ने। और नाम भी इन्होंने दिया, जो माइटोसिस शब्द होता है वो इन्होंने नाम दिया है, ठीक है। समसूत्री विभाजन को इक्वेशनल डिवीजन भी कहा जाता है। इक्वेशनल, इक्वेशनल डिवीजन क्यों कहा जाता है इसको साहब, सब कुछ इक्वल होता है। जो माइटोसिस होता है उसमें सारी चीजें इक्वल रहती है। मान लो ये सेल है मेरे पास, ये सेल है,
ये डिवाइड होगी, इससे 2 सेल बनेगी। माइटोसिस में याद रखना एक सेल से 2 सेल बनती है। कितनी सेल बनती है? 2 सेल बनती है। तो यहां पर जो चीजें रहेगी वो चीजें यहां पर भी रहेगी बराबर क्वांटिटी में। बिल्कुल इसके पास जो चीजें थी वो भी बराबर क्वांटिटी, जैसे इसके पास क्रोमोसोम नंबर 2n बराबर 46 है, तो इनके बराबर भी 2n बराबर 46 इसमें भी होंगे, 2n बराबर भी 46 इसमें होंगे। याद रखना ये होता है, इक्वल चीजें सब कुछ जाती है। दूसरा, ये जो बनती है इनको डॉटर सेल कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? डॉटर सेल। पहले मैंने आपको बताया ये सारी क्या है? डॉटर सेल। और जो सेल जिससे बनती है उसको मदर सेल बोलती है। ये कौन सी सेल होती है आपकी? ये मदर सेल होती है, मात्र कोशा। और ये पुत्री कोशिकाएं। इंग्लिश में याद रखना मदर सेल और डॉटर सेल। तो एक मदर सेल से 2 डॉटर सेल बनती है माइटोसिस में या माइटोटिक में या सोमेटिक में। याद रखना हमेशा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। दूसरा, रूप, रंग, आकार, शेप, साइज, कलर सब में बिल्कुल हुबहू किसके जैसी रहेगी? मदर सेल जैसी रहेगी। किसके जैसी रहेगी? मदर सेल जैसी ही रहेगी। देखो समझो कैसे। अपन क्या करते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन आपने सुना है? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन मतलब क्या होता है इसका? कुछ नहीं करते वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में। प्लांट का कोई भी पार्ट ले लेते हैं, मान लो जैसे मैंने क्या ले लिया, उसका स्टेम ले लिया या फिर कोई ब्रांच ले ली। प्लांट है अपने पास, ये एक प्लांट है अपने पास, है ना। इसका अपन ने क्या लिया, एक ब्रांच ले ली और जमीन में अपन ने लगा दी उसको, कटिंग जिसको बोलते हैं अपन। एक मान लो कटिंग लगाई, थोड़े दिन बाद वो ग्रो कर जाएगी और वो खुद अपने एक नए प्लांट में बन जाएगी। तो वो रहेगी, वो उसके जैसी दिखेगी ना जिससे अपन ने ली है, कुछ अलग तो नहीं होगी। बिल्कुल क्लियर की बात है। चलो, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक है ना, ये अपन करते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। भाई कोई सा प्लांट का पार्ट ले लेते हैं और उससे जो प्लांट ग्रो होगा वो उससे ही दिखेगा जिससे अपन ने ली थी, जिससे कटिंग ली थी। ठीक है ना, आई बात समझ में। इंसान का बच्चा हमेशा इंसान ही रहता है, दूसरा नहीं पैदा होता। चलो, इसलिए बोला जाता है इसको। दूसरा देखो, ये कहां पर होता है, मैंने आपको पहले बता दिया कहां पर। जड़ शीर्ष में होता है, पत्ती के शीर्ष में होता है, तना शीर्ष में होगा, यहां पर होता है। इसे कायिक विभाजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कायिक विभाजन, वही सोमेटिक डिवीजन। क्या बोला मैंने? सोमेटिक डिवीजन। क्योंकि ये बढ़ती रहती, जड़ भी बढ़ती रहती है, पत्ती भी बढ़ती रहती है, तना भी बढ़ता रहता है। भाई वेजिटेटिव होती है ना, इनकी ग्रोथ होती है कि नहीं, तो वहां पर जो सेल है भाई सोमेटिक सेल है। वो सेल हो इसलिए इसको कायिक विभाजन भी बोल रहे हैं अपन, क्योंकि उस सेल में हो रहा है डिवीजन, बराबर आ रहा वही चीज। इसमें एकमात्र कोशिका से 2 पुत्री कोशिकाएं बनती है। अभी मैंने समझा आपको, एक मदर सेल से 2 डॉटर सेल बनेगी। और जो डॉटर सेल है, ठीक है ना, वो हूबहू अपनी मदर सेल जैसी दिखेगी, उसकी हरकतें भी वैसी होगी, उसका कलर भी वैसा होगा, उसका शेप भी वैसा होगा, उसका साइज भी वैसा होगा। बिल्कुल कोई अंतर नहीं होगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा। जैसे कार्बन कॉपी हो, मान लो क्या हो, जैसे ये अपना एक डॉक्यूमेंट है, उसकी मैंने 2 फोटोकॉपी करवा ली, बस। कुछ अंतर आएगा? कुछ अंतर नहीं आएगा वहां पर, ठीक है। तो जो कोशिकाएं हैं, जो मदर सेल, उसमें जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहेंगे उतने ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम डॉटर सेल में मिलेंगे। जो इसका साइज मदर सेल का है वही साइज इनका भी रहेगा। जिस शेप की मदर सेल है उसी शेप की डॉटर सेल रहेगी, कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, ठीक है ना। फोटोकॉपी होती बिल्कुल वो। चलो, कहां पर होता है मैंने बता दिया, जड़ शीर्ष, शीर्ष, पत्ती शीर्ष, तना शीर्ष, इनमें सब होगा। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, ठीक है ना, और जो एनिमल होते हैं, जंतु है, उनकी कायिक कोशिकाओं में होता है, ठीक है। मतलब कि एक सिंपल भाषा जो मैंने आपको बताई है कि पौधे की वृद्धि करने वाली जितनी भी कोशिकाएं होती है उनमें क्या होता है, माइटोसिस होता है, माइटोटिक होता है या फिर सोमेटिक डिवीजन होता है, बस। और कंफ्यूज होना ही मत, ठीक है ना, कंफ्यूज होने की बात ही नहीं है। जड़, तना, पत्ता आदि सभी माइटोसिस ही होगा। फूल को छोड़ देना, बाकी पूरा पौधा, पूरे पौधे में फूल को छोड़कर, किसको छोड़कर? फूल को छोड़कर जो पूरा पौधा दिख रहा है ना, उस पूरे पौधे में आपको माइटोसिस ही मिलेगा, और कुछ नहीं होता है वहां पर, सिर्फ माइटोसिस होता है, ठीक। चलो, अब समसूत्री विभाजन में टाइम कितना? 30 मिनट से 3 घंटे तक का समय लगता है, ठीक है ना। अब समसूत्री विभाजन की क्रिया वही है, 2 टाइप में होगा भाई। कोई भी डिवीजन होगा वो 2 स्टेज में होगा, कैरियोकाइनेसिस में होगा, साइटोकाइनेसिस में होगा। कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियस का डिवीजन होगा। कैसे होगा? 4 उसकी स्टेज होती है, बता दी है मैंने, PMAT करके मैंने याद करवाया आपको, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। अब उनको डिस्कस करते हैं, डिटेल में पढ़ना है।
चलो सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस केंद्रक को अपन तोड़ेंगे। किसको तोड़ेंगे? केंद्रक को तोड़ेंगे। ठीक है, तो केंद्रक टूटता है, 4 अवस्थाओं में टूटेगा पूरी तरीके से। नया केंद्रक बनना है, ठीक है ना, इस केंद्रक से 2 नए केंद्रक बनेंगे। तो उनको बनने के लिए क्या करेगा? 4 अवस्थाएं लगेंगी, प्रोफेज लगेगा, मेटाफेज लगेगा, एनाफेज लगेगा और टेलोफेज, 4 होती है। तो जो सबसे पहली होती है उसको प्रोफेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रोफेज कहा जाता है। अब याद रखना, कोशिका विभाजन की सबसे बड़ी अवस्था प्रोफेज होती। कौन सी होती है? प्रोफेज होती है। कोशिका विभाजन की सबसे बड़ी अवस्था प्रोफेज होती है। कई बार यह क्वेश्चन पूछा गया है, सबसे ज्यादा समय यहीं पर लगता है। इसको भी फिर 2 सब फेज में बांट दिया है, अर्ली प्रोफेज और लेट प्रोफेज। प्रोफेज भी फिर 2 टाइप का होता है, अर्ली प्रोफेज होता है और लेट प्रोफेज होता है। ठीक है, चलो समझना इसको कि होता क्या है इसके अंदर। किसको समझा रहा हूं आपको? प्रोफेज को। प्रोफेज पहला पॉइंट तो यही रखना, कोशिका विभाजन की सबसे बड़ी अवस्था, कोशिका विभाजन की सबसे प्रथम अवस्था, पहली अवस्था। स्टार्ट यहीं से होता है, सेल डिवीजन होना यहां से स्टार्ट होगा। ठीक है ना, समझना कैसे कैसे होगा। देखो यहां पर क्या होता है, जो क्रोमोसोम होता है ना, जो क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है ना, वो एक बिल्कुल जाल बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? जाल बना लेते हैं, एक दूसरे में उलझ जाते हैं। जैसे कि आपने देखा ऊन का गट्टा, बिल्कुल, ठीक है ना, वैसे के वैसा ही। तो उनका बिल्कुल ऐसे जाल होता है, क्रोमेटिन जाल जिसको बोला जाता है। ठीक, अब प्रोफेज मैंने आपको 2 टाइप का बताया है, एक हो रहा अर्ली प्रोफेज, ठीक है, एक होता है लेट प्रोफेज। कौन सा प्रोफेज? लेट प्रोफेज। तो अर्ली प्रोफेज में क्या होगा, जो ये क्रोमेटिन जाल होता है ये धीरे धीरे क्या होता है? खुलना स्टार्ट होता है। क्या होता है? खुलना स्टार्ट होता है। प्रोफेज में क्या होता है, जो ये जाल होता है, क्रोमेटिन जाल होता है, धीरे धीरे क्या होगा? खुलेगा। ठीक है, खुलेगा। अर्ली में प्रोफेज, ये जो क्रोमेटिन जाल था वो क्या होगा? धीरे धीरे खुलेगा। और ये जो क्रोमोसोम, ये जो क्रोमेटिन जाल तो खुल गया, मतलब ये क्या है? क्रोमोसोम है, तो क्या हो जाएंगे? थोड़े मोटे हो जाएंगे इस प्रकार से। इस प्रकार से आपको दिखाई देने लग जाएंगे। ये अर्ली इसमें होता है, जो क्रोमेटिन जाल होता है वो खुलता है और जो क्रोमोसोम होते हैं वो धागे जैसे क्या हो जाते हैं? मोटे धागे जैसे हो जाते हैं। यहाँ पर बिल्कुल उलझे हुए थे क्रोमोसोम, ठीक है ना, तो ये जाल अपन ने खोल लिया, तो वो धागे क्या थे? क्रोमोसोम क्या है? धागे लाइक स्ट्रक्चर होता है, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होता है इनका, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्रोमोसोम का। तो ये क्रोमेटिन जाल खुला और ये क्रोमोसोम कैसे हो गए? मोटे हो गए धागे जैसे। ठीक है ना, इस प्रकार से ये अर्ली प्रोफेज में होता है। और लेट प्रोफेज में क्या होता है? जो लेट प्रोफेज होती है स्टेज, उसमें क्या होता है? लेट प्रोफेज में कुछ नहीं होगा, केंद्रक होता है अपने पास, उसके चारों ओर ये भी होगा, ये क्या हो जाएंगे? गायब हो जाएंगे, दिखेंगे ही नहीं। ये क्रोमेटिन जाल था और यहीं पर आपका ये था न्यूक्लियोलस था और न्यूक्लियस था। ये क्या हो जाते हैं? देखो क्रोमेटिन जाल है, न्यूक्लियस और आपको क्लियर दिख रही है। उसके बाद क्या होगा? क्रोमेटिन जाल खुला, क्रोमोसोम मोटे हो गए, वो जो ये थे ये गायब हो जाएगा बिल्कुल। लेट प्रोफेज में क्या हो जाएगा? बिल्कुल गायब हो जाएंगे, कुछ नहीं दिखेगा यहाँ पर। ये जो दिख रहा है ना, ये यहाँ पर नहीं दिखेगा लेट प्रोफेज में। क्लियर हुआ? इसको समझना, ये प्रोफेज में पूरी प्रोसेस होती है। देखो अर्ली प्रोफेज, इसमें क्रोमेटिन जाल खुलकर गुणसूत्र बनाता है, क्रोमोसोम आ जाएगा, जो ओवरलैपिंग के कारण स्प्रिंग के समान दिखाई आता है, इन्हें स्पाइरिम अवस्था भी कहा जाता है। स्प्रिंग मोटे हो जाते हैं ना, स्प्रिंग जैसे दिखते हैं अपने। लेट प्रोफेज में जो केंद्रक कला होती है, केंद्रक के चारों जो चीजें होती है ना, उसी को वो गायब हो जाती है, केंद्रिका भी गायब हो जाती है। केंद्रक कला और केंद्रिका दोनों गायब हो जाती है तथा स्पिंडल का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। किसका निर्माण? स्पिंडल का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। चलो अगली होती है मेटाफेज। ये तो प्रोफेज है, अब मेटाफेज। अब कुछ नहीं, देखो
ये प्रोफेज वाली स्टेज हो गई, केंद्रक केंद्रिका सब गायब हो गए, क्रोमोसोम कैसे हो गए, स्प्रिंग जैसे हो गए, मोटे हो, क्रोमेटिन जाल खुल गया है। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पर, अब बात करते हैं अपन मेटाफेज की। मेटाफेज में कुछ नहीं होता, सिंपल सी चीज होती है। ये जो क्रोमोसोम है ना, ये मेटाफेज की बात कर रहा हूं, मेटाफेज। तो मेटाफेज में ये आपके क्रोमोसोम साहब इक्वेटर पर, किस पर, यहां पर बीच में आकर इस प्रकार से एकत्रित हो जाते हैं। क्रोमोसोम इक्वेटर पर आकर क्या हो जाएंगे, इकट्ठा हो जाएंगे। इक्वेटर पर, इक्वेटर पर क्या होते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। ये देखो इस तरीके से अरेंज हो जाते हैं। क्या हो जाएंगे, अरेंज हो जाएंगे। क्रोमोसोम का अगर आप देखो तो इस प्रकार से होता है, ठीक है ना। ये जो दोनों पार्ट है ना, ये वाला ऊपर वाला नीचे, ये क्रोमेटिड है। क्या है, क्रोमेटिड है। और ये जो बीच जिससे जुड़े हैं, ये जो क्रोमेटिड जिससे जुड़ते हैं इसको सेंट्रोमियर बोलते हैं। ये क्या सेंट्रोमियर है, और ये दोनों क्रोमेटिड्स है। याद रखना, एक क्रोमोसोम में एक सेंट्रोमियर होता है और दो क्रोमेटिड्स होते हैं। क्या होते हैं, दो क्रोमेटिड्स होते हैं। ठीक है ना, ये चीज याद रखना, ऐसा स्ट्रक्चर होता है। तो ये ऐसे कैसे बीच में आकर क्या हो गए, अरेंज हो गए। कहां पर, मेटाफेज में। अब क्वेश्चन आपको पीएटी में ये पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, कोशिका विभाजन की वह कौन सी अवस्था है जिसमें गुणसूत्र को, क्रोमोसोम को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। मेटाफेज है, देखो स्पष्ट, इसका जो शेप साइज और है ना, बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देता है क्रोमोसोम। क्यों, क्योंकि हर एक क्रोमोसोम इक्वेटर पर आकर अरेंज हो जाता है। बिल्कुल क्या हो जाता है, अरेंज हो जाता है। यहाँ पर तो स्प्रिंग के समान होता है प्रोफेज में, यहाँ अपन देख नहीं सकते कैसे होते हैं, स्प्रिंग के समान होते हैं, अपन देख नहीं पाएंगे इनको, मोटे और स्प्रिंग जैसे रहेंगे, ठीक है ना, देख नहीं पाएंगे। लेकिन मेटाफेज में क्या होते हैं, ये बकायदा स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, अपने इक्वेटर पर आ जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं। दो चीजें याद रखना मेटाफेज में, एक इक्वेटर पर आकर अरेंज हो रहे हैं, कहां पर, इक्वेटर पर आकर इकट्ठा हो रहे हैं, अरेंज हो रहे हैं। दूसरा, इस अवस्था में सबसे स्पष्ट दिखाई देता है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम को अपन बिल्कुल माइक्रोस्कोप से अगर देखेंगे मेटाफेज में, तो बिल्कुल एग्जैक्ट अपने क्रोमोसोम दिखाई देगा इस प्रकार से, कि क्रोमोसोम ऐसा होता है। क्लियर हुआ, इस चीज को भी आप लोगों को याद रखना है। ये कहां पर होता है, मेटाफेज में होता है। अगला, अगली प्रोसेस क्या होती है, यहाँ पर स्पिंडल फाइबर का निर्माण शुरू हो जाता है। क्या होता है, स्पिंडल फाइबर का निर्माण भी यहाँ पर शुरू होने लग जाएगा। क्या बनेगा, स्पिंडल फाइबर बनने लग जाता है। ठीक है ना। तो तीन चीजें मेटाफेज में सिर्फ आपको याद रखनी है, क्या क्या होता है। मेटाफेज में जो क्रोमोसोम में गुणसूत्र है बीच में आ जाते हैं, इक्वेटर पर आकर इकट्ठा हो रहे हैं, स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, और स्पिंडल फाइबर का निर्माण शुरू हो जाता है। क्या होता है, स्पिंडल फाइबर का निर्माण हो जाता है, पूरी तरीके से बन जाता है यहाँ पर मेटाफेज में। ठीक, अब अगली जो प्रोसेस आती है वो आती है आपकी एनाफेज। अब एनाफेज में क्या होगा, सिंपल सी बात है, देखो ये रहा आपका एनाफेज। एनाफेज में क्या होगा, जो क्रोमेटिड्स है वो एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। कैसे अलग हो जाएंगे, क्योंकि मेटाफेज में क्या बना है, स्पिंडल फाइबर बना है। क्या बना है, स्पिंडल फाइबर बना है। ठीक, और वो स्पिंडल फाइबर क्या होता है, खींचता है क्रोमोसोम को, एक स्पिंडल फाइबर उधर से खींचता है, एक इधर से खींचता है। तो सेंट्रोमियर जो होता है वो ब्रेक हो जाता है, तो जो क्रोमोसोम होता है बीच में से टूट जाता है, तो आधा भाग इधर और आधा भाग इधर, तो क्रोमोसोम होता है वो अलग अलग हो जाता है, दो भाग में बट जाता है क्रोमोसोम। ऐसे बढ़ता है क्रोमोसोम, दो भाग में डिवाइड हो जाता है। कैसे, देखो ये मेटाफेज है, यहाँ पर देखो ये स्पिंडल फाइबर बना, तो क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर से वो जुड़ गया था। अब वो क्या होगा, एनाफेज में उसको खींचता है, खींचते हैं तो खींचने से क्या होता है, क्रोमोसोम टूट जाता है। तो आधा क्रोमोसोम का आधा भाग इधर और आधा भाग इधर। ठीक है, ये होता है एनाफेज में। ये क्वेश्चन कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि एनाफेज में क्या होता है, कुछ नहीं, जो स्पिंडल फाइबर होता है उसके कारण क्या होता है साहब, क्रोमोसोम डिवाइड हो जाता है, अलग हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। सेंट्रोमियर ब्रेक कहाँ होता है, एनाफेज में होता है। और कोशिका विभाजन की सबसे छोटी अवस्था कौन सी, एनाफेज। दो चीजें आपको याद रखनी है एनाफेज के बारे में, कोशिका विभाजन की सबसे छोटी है, और दूसरी बात यहाँ पर क्या होता है, सेंट्रोमियर ब्रेक होता है, सेंट्रोमियर टूट जाता है। अब सेंट्रोमियर टूट गया मतलब आधा क्रोमोसोम और आधा क्रोमोसोम, ठीक है ना। अब क्रोमोसोम का आधा भाग इधर है और आधा भाग इधर है। अब आता है टेलोफेज। टेलोफेज में क्या होता है, जो क्रोमोसोम का आधा आधा भाग है ना, यह कहाँ पर चले जाता है, टॉप पर चले जाता है, इधर पूरी तरीके से, इस तरफ और इस तरफ। और वहां पर जाकर क्या होता है, डुप्लीकेशन होता है, ये अपनी कार्बन कॉपी बना लेता है और एक क्रोमोसोम बन जाता है। इधर से भी एक क्रोमोसोम बन जाएगा पूरी तरीके से। कैसे बनेगा, ये देख लो, कुछ इस प्रकार से। भाई वहां स्पिंडल फाइबर बन गया था,
ये एनाफेज है। कौन सी फेज है? एनाफेज। और क्या हो रहा है एनाफेज में? जो क्रोमोसोम था, जैसे ये क्रोमोसोम है अपना, ये सेंट्रोमियर, ठीक है ना, तो यहां से टूट जाएगा, तो आधा क्रोमोसोम ऐसे, ठीक है ना, आधा भाग इधर आधा भाग इधर, ठीक है। एनाफेज में यही होता है। क्या होता है साहब, जो क्रोमोसोम था स्पिंडल फाइबर ने उसको तोड़ दिया, तो क्रोमोसोम का आधा भाग किधर था? इधर, और आधा भाग इधर, कुछ इस प्रकार से। ये इस चीज को याद रखना, सेंट्रोमियर क्योंकि क्या हो गया था? टूट गया था। ये एनाफेज में हो रहा था स्पिंडल फाइबर के कारण। वहीं पर उसके बाद टीलोफेज। टीलोफेज में कुछ नहीं होता है, सिंपल सी प्रोसेस होती है, जस्ट प्रोफेज का उल्टा है। क्या है? प्रोफेज का उल्टा है। प्रोफेज में क्या हो रहा था? सारी चीजें गायब हो रही थी, यहाँ पर सारी चीजें वापस आ जाएगी टीलोफेज में। सबसे पहले क्या, ये जो आधा आधा क्रोमोसोम था ना, ये अपनी कार्बन कॉपी बना लेगा। कैसे? ये से, ये पूरा हो जाएगा ये से, ये लो, ये बना ली। सेम इधर भी होगा, ये जो नीचे के आधा भाग है इनके भी कार्बन कॉपी बनेगी, तो ये भी पूरा बन जाएगा। आधा भाग है तो ये पूरा क्रोमोसोम बना लेंगे। क्या बना लेंगे? एक पूरा क्रोमोसोम यहाँ पर बनके तैयार हो जाएगा। ये देखो बन गए, क्रोमोसोम बनके तैयार हो गए। दूसरा और क्या होगा? टीलोफेज में सब कुछ आ जाएगा। ये क्रोमोसोम फिर क्या हो जाएंगे? टीलोफेज में क्या हो जाएगा? जो लेट स्टेज होगी टीलोफेज की, उसमें फिर क्या होगा? ये क्रोमोसोम फिर एक जाल बन जाएगा इनका पूरा, फिर केंद्रक आ जाएगी, केंद्रिका आ जाएगी, और इस प्रकार एक आ जाएगी अपनी, बन गई। अब ये आधी प्रोसेस हुई है। क्या हुई है? आधी प्रोसेस हुई है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि यहां पर हुआ है, तो एक इस तरीके का ये और एक इधर है, तो दो बन गए, दो केंद्रक आ गए। कितने केंद्रक आ जाएंगे? दो केंद्रक आ जाएंगे यहाँ पर। ये तो केंद्रक का सारा कुछ हुआ। अब साइटोप्लाज्म का आना भी जरूरी है। किसका जरूरी है? साइटोप्लाज्म का भी आना यहाँ पर जरूरी है। देखो एक बार स्टार्टिंग से देखो। प्रोफेज में क्या हुआ? ये जो जाल था वो खुल गया, और क्रोमोसोम अपने को कैसे दिख रहे हैं? बिल्कुल मोटे दिख रहे हैं। कैसे दिख रहे हैं? मोटे दिख रहे हैं, ठीक। वहीं पर मेटाफेज में क्या हुआ? ये सारे क्रोमोसोम जो स्प्रिंग जैसे थे, उलझे हुए थे, वो एक लाइन में आ गए, इक्वेटर पर आ गए। स्पिंडल फाइबर का निर्माण शुरू हो गया था। यहाँ पर स्पष्ट रूप से देख सकते हैं क्रोमोसोम को, बिल्कुल देख सकते हैं, ठीक है। अगला एनाफेज में गए, ये जो स्पिंडल फाइबर बना था इसने क्या किया? तनाव डाला, ठीक है ना। तो क्या हुआ? तनाव से क्या हुआ? ये खींचा, स्पिंडल फाइबर है तो खींचा उसने, तो क्रोमोसोम क्या हुआ? टूट गया। तो आधा भाग उधर चल जाने लगा और आधा भाग नीचे की तरफ जाने लगा। ऊपर और नीचे दोनों सिरों की तरफ गति करने लग गए थे। किसमें? एनाफेज में गति करने लग गए। टीलोफेज में पूरे पहुंच गए थे, ऊपरी सिरे पर पहुंच गए क्रोमोसोम का आधा भाग, और आधा भाग इधर पहुंच गया। और इस आधे भाग ने एक अपनी कार्बन कॉपी बना ली, इधर भी इन्होंने कार्बन कॉपी बना ली, ठीक है। दूसरा ही अलग क्या हुआ? टीलोफेज में ये जो क्रोमोसोम थे वापस जाल जैसे बन गए, वापस केंद्रक हो गया, वापस केंद्रिका आ गई, केंद्रक कला भी आ गई। तो इस प्रकार दो केंद्रक हो गए, यहाँ पर भी और एक यहाँ पर भी, ठीक है। समझ में? ये पूरी थी कैरियोकाइनेसिस, जिसमें पूरा केंद्रक का विभाजन हो रहा था। अब साइटोप्लाज्म का बचा है, अभी क्या बना है? बचा है अभी साइटोप्लाज्म का भी बचा है। अब वो होगा, ये देखो साइटोकाइनेसिस होगा, ठीक है, कोशिका द्रव्य का। तो इसमें दो टाइप से होता है। ये मैंने बताया आपको कि जो होगी अपनी प्लांट सेल, उसमें सेल प्लेट मेथड से होगा। किससे? सेल प्लेट मेथड से होता है। और जो अपनी एनिमल सेल होती है उसमें फरो मेथड से होता है। किससे होता है? फरो मेथड से होगा। ये कौन सी सेल है? अपनी प्लांट सेल है। इसमें होने वाला है साइटोकाइनेसिस। क्या होगा साहब? यहाँ पर साइटोकाइनेसिस होगा। तो क्या होती है? यहाँ पर प्लेट बनती है। क्या बनती है? प्लेट बनती है। तो प्लेट के बनने से क्या होती है? ये जो सेल थी, एक सेल थी, अब बीच में प्लेट बन गई तो ये डिवाइड हो जाती है, दो सेल बन जाती है। एक सेल ये और एक सेल ये लो, ये हो गई। क्लियर हुआ? ये किस में होता है? प्लांट सेल में। और एनिमल सेल में क्या होता है? मान लो ये क्या है? अपने पास एनिमल सेल है,
क्या है, एनिमल सेल है, ठीक है ना। तो इनमें कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, ये सिकुड़ती है, तो सिकुड़ने से कुछ इस प्रकार से डमरू जैसी बन जाती है इसकी आकृति, कुछ ऐसा बनता है, ठीक है। और ऐसे होते हैं अंत में फिर ये वाला पोर्शन इस प्रकार से और ये वाला पोर्शन बिल्कुल यहाँ से बिल्कुल पूरी तरीके से खांचा बन जाता है। तो ये भाग अलग हो जाता है, ये भाग अलग हो जाता है, वो दो नई सेल बन जाती है। ये एनिमल सेल में होता है, किस में होता है, एनिमल सेल में ऐसा होता है, ठीक। ये मेथड कौन सी है, प्लांट सेल में सेल प्लेट मेथड, प्लेट बन रही है और दो सेल बन गई। एनिमल सेल में क्या हो रहा है, फरो बन रहा है, बीच में खांचा बन जाता है और दो सेल बन जाती है, ठीक। क्लियर हुआ, इस मेथड को फरो मेथड बोला जाता है। तो इस प्रकार ये पूरा सेल डिवीजन होता है माइटोसिस, ठीक है, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस, ठीक है। याद रखना, मेथड का नाम याद रखना है इसमें, साइटोकाइनेसिस में। कैरियोकाइनेसिस तो पूरा याद रखना अपने को, प्रोफेज में क्या हो रहा है, मेटाफेज में क्या हो रहा है, एनाफेज में क्या हो रहा है, टीलोफेज में क्या हो रहा है, ठीक है ना। चलो, समसूत्री विभाजन का महत्व क्या है, इसका इंपॉर्टेंस देख लो। एक हल्का, एक मात्र कोशा से दो संतति कोशाएं बनती है जो गुणों में मात्र कोशा के समान होती है। कई बार मैंने बता चुका हूं, अभी पिछली बार भी मैंने बताया, क्या बताया कि जो डॉटर सेल बनी है वो हूबहू शेप में, साइज में, कलर में, उनके कैरेक्टर में, सब कुछ में कैसी रहेगी, मदर सेल के हूबहू रहेगी, मदर सेल जैसी ही रहेगी। समसूत्री विभाजन द्वारा जीवों में शारीरिक वृद्धि संभव है, बिल्कुल सही है। यदि माइटोसिस नहीं हो तो क्या नहीं हो, वृद्धि नहीं होगी, प्लांट बढ़ेगा ही नहीं। क्या होगा, प्लांट बढ़ेगा ही नहीं, उतना का उतना ही रह जाएगा, ठीक है। दूसरा, टिश्यू नहीं बनेंगे, क्या नहीं बनेंगे, टिश्यू भी नहीं बनेंगे। चलो, अलैंगिक जनन के लिए समसूत्री विभाजन आधार प्रदान करता। अलैंगिक जनन समझते हो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसी को अपन क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, वो यही है अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वही तो है, ठीक है। टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत तथा घावों का भरना समसूत्री विभाजन द्वारा संभव है, बिल्कुल। आपने देखा होगा प्लांट पे कहीं पर चोट लग जाती है तो ऑटोमेटिक वो पार्ट कुछ दिनों बाद रिकवर हो जाता है। कैसे हो रहा है, वो इस माइटोसिस के कारण हो रहा है, वरना नहीं होता, ठीक है ना। किसके कारण हो रहा है, माइटोसिस के कारण हो रहा है। यदि अपने अंदर ये शक्ति होती तो क्या होता है, कभी मरते नहीं अपन। भाई शरीर का कोई सा भी पार्ट काट दो, जैसे मान लो मेरा हाथ यदि कट कर दोगे तो क्या नया हाथ आएगा, नहीं आएगा। लेकिन प्लांट में है ऐसा, एक ब्रांच को कट कर दो, वहीं से दूसरी ब्रांच वापस आ जाएगी। ये कैसे हो रहा है, ये माइटोसिस कर रहा है, वहां पर क्या हो रहा है, माइटोसिस हो रहा है। ये इंसानों में नहीं होता, एनिमल सेल में, ठीक है ना, याद रखना है इसको। ये प्लांट में ही हो रहा है, सिर्फ अपने अंदर नहीं हो रहा है ये। और अगर अपने अंदर होता तो फिर क्या बात थी, कभी मरते नहीं अपन, ठीक है ना। आपने कहाँ सुना होगा, आपने वहां पर देखा होगा, मैथोलॉजी, एक राक्षस था, मतलब दैत्य असुर बोल रहे हो उसको, रक्तबीज नाम का। किस नाम का, नाम सुना होगा शायद आपने इसका, क्या नाम था, रक्त बीज, रक्त बीज। इसका जो ब्लड था वो अपने आप में सिर जैसा काम करता था, रक्त बीज। ये असुर था एक, मैथोलॉजी पढ़ना कभी, आपको याद, कुछ लोगों को पता भी होगा इसके बारे में। ये ऐसा राक्षस था या ऐसा असुर था कि जिसकी ब्लड की, जो खून है, रक्त है, उसकी यदि एक बूंद भी जमीन पर गिरती है तो उससे हजारों की संख्या में राक्षस खड़े हो जाते थे, ठीक है ना। अलग अलग, जहां जहां रक्त गिरेगा वहां से दानव, दैत्य, असुर और जन्म ले लेंगे। इसके रक्त में ये कैपेसिटी थी, मतलब इसके जो रक्त में जो सेल थी वहां पर क्या माइटोसिस करने की क्षमता थी इसके अंदर। ये बात समझना, देख लो ये टेक्नोलॉजी कितनी पुरानी है अपने पास, बहुत पुरानी है, ठीक है। फिर इसको मारने के लिए माता पार्वती ने रूप भी धारण किया था, माँ महाकाली का। अब इनका युद्ध बहुत लंबा चला था, ठीक है ना, आसानी से मर नहीं रहा था। क्यों, क्योंकि जैसे ही खप्पर से इसका गला काटे, मतलब जो अपना ये था मरने का, उससे जैसे गला काटे तो क्या हो जाए, रक्त जमीन पर गिरे, वो जमीन पर गिरे तो वापस ये जिंदा हो जाए। तो फिर क्या किया, कुछ नहीं है, खप्पर लिया, उठाया खड़क और गला काटा, वो जो रक्त था उसको जमीन पर गिरने ही नहीं दिया, खप्पर में लिया और पीने लग गई, ठीक है ना। और फिर आपने देखा उसके बाद क्या हुआ था, अब पीने लग गए तो वो रक्त कहाँ कर गया, माँ महाकाली के अंदर गया। अंदर जाने से क्या हुआ, असुरी प्रवृत्ति जो होती है, अब रक्त में तो थी ना वो चीज, तो वो भाव था वो माता जी के अंदर आ गया था। उनका बहुत क्रोधी स्वभाव भी था, जिसको शांत किया था भगवान शिव ने। बहुत लंबी कहानी है, टाइम जब देख लेना, पढ़ लेना, बहुत है। चलो, तो वो रक्त बीज, हाँ, तो उसकी सेल जो थी उसमें वही हो रहा था, माइटोसिस हो रहा था, ठीक है ना। उसके अंदर वो कैपेसिटी थी कि कोई सा विभाग काट दो, जैसे गिरेगा वापस खड़ा हो जाएगा, ठीक है ना।
अपने अंदर नहीं है। चलो, समसूत्री विभाजन के प्रकार। अब जो समसूत्री विभाजन होता है वो कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। कैसे? एक होता है एनेस्ट्रल और एम्फीएस्ट्रल। यहाँ से क्वेश्चन आया है टाइप से कि जो समसूत्री विभाजन होता है कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का होता है, एनेस्ट्रल और एम्फीएस्ट्रल। ठीक है, नाम याद रखना, नाम बहुत जरूरी है। जो एनेस्ट्रल टाइप होते हैं कहाँ पर? पौधों में होता है। कहाँ पर होता है? पौधों में होता है। और जो एम्फीएस्ट्रल होता है जंतुओं में होता है। किस में होता है? जंतुओं में होता है। इस चीज को याद रखना, क्योंकि कुछ ऐसे जंतु है जिनमें होता है, जैसे छिपकली, आपने देखा है? छिपकली की आपकी पूंछ काट दो, उसका पैर कट जाए, वापस आ जाता है, रिकवर हो जाता है। वो एम्फीएस्ट्रल टाइप माइटोसिस है। लेकिन जो जंतुओं में होता है, एनिमल्स में होता है, कुछ ही ऐसा है जिनमें एक कैपेसिटी है, हर किसी में नहीं है। जैसे अपने अंदर नहीं है कैपेसिटी, लेकिन छिपकली के अंदर है बस। और एनेस्ट्रल प्लांट के अंदर जो हो रहा है उसको एनेस्ट्रल टाइप बोलेंगे। कौन सा टाइप? एनेस्ट्रल टाइप। ठीक है, चलो, यदि आपको देखना है समसूत्री विभाजन के लिए सबसे बेस्ट स्टडी करनी है यदि आपको, तो आप प्याज की जड़ ले सकते हैं। किसकी जड़ ले सकते हैं? प्याज की जड़। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन आते हैं कि माइटोजेंस क्या होते हैं। एक टर्म आती है यहां पर, माइटोजेंस। माइटोजेंस क्या होते हैं? ये ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि सेल डिवीजन को उत्तेजित करते हैं, एक्टिव कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। क्या कर देते हैं? सेल डिवीजन को फास्ट कर देते हैं। ठीक है ना, उनको माइटोजेंस कहा जाता है। तो इसमें जितने भी हार्मोन्स होते हैं वो ले लो। ठीक है ना, जैसे ऑक्सीजन हो गया, जिब्रेलिन हो गया, ठीक है, इंसुलिन हो गए। टेम्परेचर भी एक फैक्टर, टेम्परेचर भी बहुत सेल डिवीजन के लिए बहुत ही होता है। टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो सेल डिवीजन बहुत फास्ट हो जाता है। स्टेरॉइड्स होते हैं। ठीक है ना, आपने देखो ना, जो जिम में जो बॉडी बिल्डर हो रहे होते हैं वो जनरली, जैसे कुछ ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, अपनी बॉडी को बढ़ाने के लिए स्टेरॉइड्स लेते हैं। तो ये स्टेरॉइड्स क्या करते हैं? सेल डिवीजन को बढ़ा देते हैं। तो सेल डिवीजन को बढ़ाने से क्या होता है? नंबर ऑफ सेल में बढ़ती है, तो जो उनकी बॉडी होती है बहुत हेवी हो जाती है और एट्रैक्टिव लुक आ जाता है उसमें। ठीक है ना, हालांकि वो गलत है, बॉडी के लिए स्टेरॉइड्स कभी नहीं लेना चाहिए। ठीक है, जो नेचुरल है वो नेचुरल है। चलो, माइटोटिक विष। अब ये क्या होते हैं? ये ऐसे एजेंट होते हैं जो कोशिका विभाजन को रोकते हैं। देखो, 2 टाइप के मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, 2 टाइप के यहाँ पर अपन यूज कर रहे हैं। एक तो ऐसे पदार्थ है, मटेरियल या केमिकल अपन यूज कर रहे हैं जो सेल डिवीजन को बढ़ा रहे हैं, और एक ऐसे जो रोक रहे हैं। ठीक है ना, अच्छा क्यों करते हैं वो भी बहुत जरूरी है। बढ़ाते क्यों है? जैसे अभी मैंने एग्जांपल, जैसे बॉडी बिल्डर जो होते हैं अपनी बॉडी को हेवी दिखाने के लिए, ठीक है ना, मसल जो हेवी मसल बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? स्टेरॉइड्स और लेते हैं। तो क्या करें? वो कोशिका विभाजन बढ़ा देंगे, नंबर ऑफ सेल बढ़ जाएगी। नंबर ऑफ सेल बढ़ेगी, जो मसल्स ज्यादा दिखेंगे उनके। ठीक है ना, और वहीं पर कुछ ऐसे होते हैं जो रोकते भी हैं। जरूरी भी है, कोशिका विभाजन का रुकना भी जरूरी है। अगर नहीं रुका तो भी प्रॉब्लम होती है, सेल नंबर ऑफ सेल बढ़ती जाएगी। ठीक है ना, जैसे साइनाइड हो गया, क्या हो गया? साइनाइड हो गया, कोल्चिसिन हो गया, मस्टर्ड गैस होती है, कैलोन्स होती है, इनके बस नाम याद रख लेना आप। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अपन। देखो, जैसे कोल्चिसिन है, तो कोल्चिसिन एक नाम का हार्मोन है। क्या है? कोल्चिसिन एक नाम का हार्मोन है। इससे पॉलीप्लॉइडी आती है, बहुगुणिता के लिए उत्तरदायी हार्मोन कोल्चिसिन हार्मोन होता है। पीएटी में कई बार क्वेश्चन बायोलॉजी से पूछा गया है कि बहुगुणिता के लिए, पॉलीप्लॉइडी के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है? कोल्चिसिन नाम का हार्मोन जिम्मेदार होता है। और यदि अपन ने कोल्चिसिन हार्मोन का यूज प्लांट में किया है, किस हार्मोन का? कोल्चिसिन हार्मोन का यूज कर लिया है, तो उससे माइटोसिस होगा? बिल्कुल होगा। कोल्चिसिन से क्या होगा? माइटोसिस होगा? नहीं होगा। रोकेगा ना, वो सेल डिवीजन को रोकता है। वो सेल डिवीजन को रोकने से क्या होगा? उस माइटोसिस को अपन सी माइटोसिस कहते हैं। सी यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है कोल्चिसिन को, कोल्चिसिन माइटोसिस। ठीक है, तो ऑटो पॉलीप्लॉइडी आ जाती है, स्वबहुगुणिता आ जाती है। चलो, एक होता है हाई फ्लिक लिमिट। क्या होती है? एक टर्म आई है यहाँ पर, हाई फ्लिक लिमिट। देखो, बहुत टाइम बार बार डिवीजन हो रहा है, बार बार डिवीजन हो रहा है। ठीक है ना, बहुत ज्यादा डिवीजन हो रहा है, तो क्या होता है? सेल्स मरती भी है। क्या होती है? सेल मरती भी है वहां पर। तो उसी को बोलते हैं अपन हाई फ्लिक लिमिट। ठीक है ना, कि अनेक विभाजन के बाद कोशिकाएं मरने लग जाती, मर जाते, बिल्कुल है। चलो, हाँ देखो, एक क्वेश्चन है, एक कोशिका से 128 कोशिकाओं के निर्माण हेतु कितनी बार माइटोसिस विभाजन की प्रक्रिया होगी? अब ये क्वेश्चन कैसे डिपेंड करेगा?
कैसे करोगे? यदि आपको यह बात याद है दिमाग में कि माइटोसिस का मतलब क्या होता है तो क्वेश्चन बना दोगे। माइटोसिस का मतलब क्या होता है? एक सेल से 2 सेल बनती है, बस इस एक लाइन को याद रखना, ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो एक कोशिका से 128 कोशिकाएं बननी है, कितनी बार लग होगा? 7 बार लगेगा। कितनी बार? 7 बार। कैसे? जैसे एक सेल थी, पहले 2 बने, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 64 और 64 दूनी 128। अब गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 बार। यहां से नहीं गिनना, यहां से गिनना 2 से, 1 2 3 4 5 6 7। तो एक कोशिका से 128 कोशिकाएं बनने में कितनी बार टाइम? 7 बार माइटोसिस होगा। कितनी बार होगा? 7 बार माइटोसिस होगा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। कोशिका जिसमें क्रोमोसोम संख्या 2n बराबर 10 है, इसमें 7 बार समसूत्री विभाजन होता है। कितनी बार हो रहा है? 7 बार हो रहा है। तो अंत में बनने वाली कोशिका में क्रोमोसोम संख्या होगी 2n बराबर 10। उसने वो कंफ्यूज कर रहा है आपको, देखो कैसे कंफ्यूज कर रहा है। उसने बोल दिया आपको कि एक कोशिका है, सेल है जिसमें क्रोमोसोम नंबर 10 है, उसमें 7 बार माइटोसिस हो रहा है। कितनी बार हो रहा है? 7 बार। तो जो लास्ट में जो सेल बनी है उसमें कितना होगा? उतना ही रहेगा। 1000 बार भी होता ना माइटोसिस, तब भी उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम उतने ही रहते हैं जो लास्ट वाली रहती, बदलेगा नहीं। पहली बार मैंने आपको बता दिया, ये सब ये दिमाग में क्लियर होना चाहिए चीजें। क्यों? क्योंकि जो मदर सेल में जो चीजें है वही डॉटर सेल में रहेगी, कुछ चेंज नहीं होगी। 1000 बार माइटोसिस हो कि 10,000 बार हो कि 1 बार हो, उतने ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहेंगे डॉटर सेल में जितने मदर सेल में। वो सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए आपको बोला 7 बार समसूत्री विभाजन हो रहा है। फिर बताओ कि जो अंत में बन रही है, मतलब जो डॉटर सेल बन रही है उसमें कितने होंगे? अरे उतने ही रहेंगे जो इतने पहले में थे। 10 थे तो 10 ही रहेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन बदल दो, जैसे एक कोई सेल है उसमें क्रोमोसोम नंबर 2n बराबर 46 है। कितने? 46 है, उसमें 10 बार समसूत्री विभाजन हो रहा है। तो बताओ डॉटर सेल में कितने होंगे? 46 ही रहेंगे, नहीं बदलेंगे, सेम रहते हैं। बस वो दिमाग में याद रखना अपने को, ठीक है? इस चीज को याद रखना। आगे बढ़ते हैं अब अपन। ये तो क्वेश्चन है, तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन देख लेना, ठीक है? नोट्स में आपको दिए हैं क्वेश्चन, जरा इनकी प्रैक्टिस कर लेना। माइंड में सिर्फ 2-3 चीजें याद रखना जो मैंने आपको बताई है। एक सेल से 2 सेल बनती है, पहली बात तो याद रखना। एक सेल से 2 सेल बनती है, क्लियर हो गया, ठीक? दूसरी बात आप क्या याद रखोगे यहाँ पर? दूसरी बात आपको ये याद रखनी है कि जो मदर सेल, जो चीजें मदर सेल में रहेगी वही चीजें डॉटर सेल में भी आपको देखने को मिलेगी, उससे ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है ना? बस कंफ्यूज मत होना। वो फिर आपको भले बोले 10,000 बार हो रहा है, 1,000 बार कि 1 बार हो रहा है, चीजें वही की वही रहेगी। अब देखो क्रोमोसोम का जो काउंटिंग होती है कैसे करनी है अपने को, नंबर ऑफ क्रोमोसोम किसमें कितने रहते हैं, यहाँ पर से भी आपको पीटीएम क्वेश्चन पूछा जाता है, डायरेक्ट पूछ लेता है, ठीक है ना? कि क्या हुआ है? माइटोसिस हुआ है और जो डॉटर सेल बनी है उसमें क्रोमोसोम नंबर वही रहते हैं, 2n डिप्लॉयड होती है। और अर्धसूत्री विभाजन से प्राप्त पुत्री कोशिका में n होता है, वो मैं बताऊंगा, अपन समझेंगे कैसे क्या होता है। जड़ तना पत्ती में क्रोमोसोम 2n ही रहते हैं। पराग मात्र कोशिका में भी 2n ही होते हैं। बीजाणु मात्र कोशिका में भी 2n होते हैं। परागकण और बीजांड कोशिका में वो हैप्लॉइड होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम n। और भ्रूण पोष जो होता है वो 3n होता है। जो एंडोस्पर्म होता है वो 3n होता है, ट्रिप्लॉइड होता है। इस चीज को भी याद रखना। अगला जो विभाजन होता है वह आपका है मियोसिस। कौन सा? ऐसा मियोसिस, इसको कहा जाता है अर्धसूत्री विभाजन। कौन सा विभाजन है ये? अर्धसूत्री विभाजन है, ठीक है? चलो इसको अपन नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे। थैंक यू।